सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। तो प्यारी बुआ, आपने गणेश पूजा में जो मोदक बनाए थे वो हमने सारे खत्म कर दिए हैं। अब आप हमें, मतलब हमने जस्ट ऐसे बोलने के लिए बता दिया है कि नहीं, बता समय रहते तुमने बता दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ना हो कि अभी कोई आ जाए दर्शन पूजा के लिए तो हमारे पास मोदक न रहे, लेकिन ऐसा है कि अब ये राज की बात है कि वो जो समय होगा, यानी जब कोई आएगा दर्शन के लिए तो उनके सामने प्रसाद कैसे रखा जाएगा, ये एक कला है, वो अभी बताएंगे बाद में कि कैसे उसको व्यवस्थित किया जाएगा, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। ठीक है। तो भाई हमारा तो यही काम है बड़े बुजुर्गों का कि भाई कोई समय आए तो कैसे उसको व्यवस्थित किया जाए, कैसे ध्यान दिया जाए, कहीं गड़बड़ी ना हो पाए। वैसे तो हमारे सब साथी जो भी आएंगे, अगर प्रसाद के नाम पर उनको केवल शक्कर हाथ में रख दिया, गुड़ की एक डली रख दी या मिश्री की एक डली रख दी तो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन भाई मोदक तो मोदक है। हाँ, मन में तो बन जाएगा ना कि मोदक नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं, मोदक रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। तुम रहती तो जरूर शिकायत करती। हाँ। नेहा बिटिया का तो यही कमाल है, यही तो हम कह रहे हैं कि नेहा बिटिया होती तो जरूर जरूर शिकायत करती, लेकिन चलो हम बच गए आज। लेकिन एक बात है कि जो कार्यक्रम है सखी सहेली, ये तो तुम्हें पता है ना कि सखी सहेली में बैठ चुकी हो, कार्यक्रम शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे नारियल फूट रहे हैं। नारियल फूट रहे हैं क्योंकि आज विश्व नारियल दिवस है और नारियल फोड़ फोड़ कर हम ये दिवस मना रहे हैं। शुभ शुरुआत कर रहे हैं हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और ये फेसबुक पर भी बहुत सारे चित्र आ गए हैं, धाड़ धाड़ नारियल जो है वो, तो ये खुशी का मौका जब होता है तब भी नारियल फोड़ा जाता है, मांगलिक कार्य हो तो भी। तो आज विश्व नारियल दिवस है, इस पर तो चर्चा करेंगे ही बिल्कुल। लेकिन बुआ जी ये सोचे, आज नारियल प्रोग्राम से पहले ही नारियल इतने सारे फूट गए हैं तो बिल्कुल शुभ होने वाला है सब काम। अच्छा। और बिल्कुल सारे नारियल तो फूट चुके हैं। और आज हम बात जो करेंगे वो करेंगे बेपरवाह की परवाह के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह से बेपरवाह व्यक्ति की परवाह कैसे की जाती है, लोग करते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि बेपरवाह की परवाह कैसे की जाए। लेकिन एक बात है कि भाई एक बार फिर हम तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं कि तुमने जैसे कहा कि नारियल पहले ही फूट चुके हैं तो सब मंगल मंगल होगा, तो इसके लिए तुम्हें भी फिर से अग्रिम धन्यवाद। फिर से मतलब आज तुमने तय कर लिया कि तुम्हें बार बार धन्यवाद दिया जाए। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो, ले लो, क्योंकि भाई आज बहुत सारे नारियल की तो बात हो रही है, चावल के भी व्यंजन बताए जाएंगे। चावल के विभिन्न व्यंजन बनेंगे। साथ ही सखी विशेष में आज हम बात करेंगे अमृता शेरगिल की। और शुरुआत की जाए विश्व नारियल दिवस की से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि आज नारियल फूट चुके हैं तो नारियल की ही बात करते हैं। और बुआ जी, नारियल एक ऐसा फल है जिसे पोषकता से भरपूर हम कह सकते हैं क्योंकि इसके हर हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। और कई ऐसे गुण पाए जाते हैं नारियल में जो हमें स्वास्थ्य, सौंदर्य तो देते ही हैं, साथ ही रोजमर्रा की बहुत सी जरूरतें भी पूरा करते हैं। और आज विश्व नारियल दिवस है, यानी कि 2 सितंबर। और इसलिए मनाया जाता है ये दिवस क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय की आज की तारीख को स्थापना हुई थी और इसके स्थापना दिवस को विश्व नारियल दिवस घोषित किया गया। साल 2009 से ये दिवस लगातार मनाते हैं। अच्छा, एक बात है जो तुमने कहा ना कि इसके सभी चीज जो है, एक एक चीज उसके प्रयोग में लाई जाती है, तो इसी के बारे में एक पहेली भी है ऐसे ही। अब तो लोगों को पता ही है कि नारियल है, तो लोग कहेंगे कि अगर ठंड लग रही है तो आप इस कौन सी ऐसी चीज है खाने की कि पहले तो भूख लगी आप खा सकते हैं, प्यास लगी तो आप पानी पी सकते हैं, मतलब प्यास बुझा सकते हैं उससे, और अगर आपको मतलब गर्मी में लगेगी तो ही तो आप प्यास बुझाएंगे, तो और उसके संग संग अगर ठंड लगी तो आप आग भी ताप सकते हैं। तो ये 3 गुण हैं इसमें जी। तो हर मौसम के लिए उपयोगी है ये, और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय की स्थापना हुई थी, तो इस समुदाय की स्थापना साल 1969 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने की थी। और इसे कहा जाता है APCC, यानी एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय का नाम दिया गया है इसे। और भारत सहित 20 देश इसमें शामिल हैं,
और इस समुदाय का मुख्यालय जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है भाई, क्यों शुरुआत हुई, क्योंकि वैश्विक स्तर पर नारियल के महत्व, उसकी उपयोगिता, इसके बारे में लोग जाने, इसीलिए मनाया जाने लगा। और नारियल की खेती और इस उद्योग को बहुत बढ़ाया जाए, क्योंकि जो भी उद्देश्य है, जैसे तुमने पहले ही कह दिया कि बहुत पौष्टिक है, तो जाहिर है कि इसका लोग अधिक से अधिक उपयोग करें, अधिक से अधिक अच्छी फसल इससे मिले, तो इसलिए ये दिन मनाया जाता है। और ये भी बता दें कि साल 2019 के आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। तो भाई ढेर सारी बधाई, इसलिए ढेर सारे नारियल फूट रहे हैं। और देखिए, क्योंकि हमारे पास भी काफी नारियल हैं और पूरी दुनिया का 34% नारियल उत्पादन भारत में होता है। तो हम खाया भी जाता है। 10% भी हमने फोड़े नहीं अब तक। और मुख्य रूप से कहाँ ये नारियल की पैदावार होती है, अगर इसकी बात करें, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, समुद्र के किनारे नमकीन मिट्टी में इसकी खेती होती है, जो मुश्किल होती है। और नारियल ताड़ परिवार का ही हिस्सा है और कहा जाता है कि जीनस कोकोस की एकमात्र जीवित प्रजाति है ये। जी, तो ये इस मामले में बड़ा दुर्लभ है ना। और विश्व नारियल दिवस एशिया प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। तो ये मौका रहता है, खास मौका है। तो इस मौके पर कई प्रदर्शनी लगती हैं जिनमें नारियल से बनी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। और भारत की बात करें तो नारियल विकास बोर्ड और किसान कल्याण मंत्रालय इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नारियल के उत्पादन को बढ़ाने और इसकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्योंकि इसकी जो खेती है थोड़ी मुश्किल है, तो भाई लोग ऐसा ना हो कि परेशान होकर सोचे कि भाई जो आसान है उसे ही पैदा किया जाए। लेकिन इसकी जरूरतों को देखते हुए, इसकी उपयोगिता को देखते हुए जरूरी है कि इस दिवस को मनाया जाए, जागरूकता फैलाई जाए। और थीम भी देखो है कि बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उत्पादन। तो इसका मतलब है कि अगर आपको अच्छा भविष्य चाहिए, वर्तमान जीवन भी अच्छा चाहिए, तो इसके लिए नारियल का उत्पादन बढ़ना चाहिए। नारियल के विभिन्न गुणों से तो हम सब परिचित हैं, सेहत का खजाना है ये, और शायद इसीलिए जीवन रक्षक, जीवन वृक्ष भी कहा जाता है इसे। और भाई हमारी संस्कृति की अगर बात करें तो नारियल एक को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है ना। कहीं भी तिलक करना है, कुछ भी करना है, तो नारियल देते हैं। कहीं हर शुभ काम का ये हिस्सा होता है नारियल। जी, तो नारियल फूट चुके हैं, नारियल की बातें हो चुकी है, तो नारियल पर एक गाना भी हो जाए। चलो चलिए। बाबू ले लो ना नारियल,
बुआ जी, नारियल पानी पीने में तो बड़ा अच्छा लगता है और तरोताजा कर देता है ना। हाँ, ये तो तरोताजा हमें पता लगता है, लेकिन अंदर से भी जो डिटॉक्स करता है, यानी कि जो भी विषाणु जैसी चीजें हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है जी, उनकी भी सफाई कर देता है, तो शरीर को अंदर से भी साफ करता है और शायद इसीलिए हम तरोताजा महसूस करते हैं ना। बिल्कुल, हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि नारियल पानी से पाचन संबंधी समस्या दूर होती है। नारियल का पानी हमारे शरीर की त्वचा को भी लाभ पहुंचाता है। नारियल का दूध पेट के अल्सर को ठीक करने में सहायक होता है, ऐसा वो कह रही हैं। और नारियल के दूध से कितने व्यंजन भी बनते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उसमें जो क्रीम जैसा जो एक तत्व होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, वो मलाई भी निकलती है ना, और चेहरे पे लगा लो तो त्वचा भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो नारियल का पानी जब भी आप पिए तो मतलब थोड़ा सा चुल्लू में लेंगे, चुल्लू भी क्या, बस 1-2 चम्मच लेंगे और चेहरे पर आप लगा लीजिए। तो देखो ऐसा है ना कि हमारे साथियों ने केवल नारियल नहीं फोड़ा है, बल्कि बहुत सारा नारियल का पानी भी भेजा है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ताजा महसूस कर रही हो ना? हाँ, तरोताजा महसूस करे। हमारी तो एक साथी के घर में ही नारियल का पेड़ है। वो कह रही मेरे गार्डन में बहुत बड़ा नारियल का पेड़ है, बहुत नारियल लगते हैं। जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो अपने घर का बड़ा सा नारियल लेके जाती हूँ, और जब भी कोई मेहमान आते हैं तो नारियल ही देती हूँ। सब बहुत खुश होते हैं। तो इनके आने मेहमान बन के जाने का बड़ा फायदा दिख रहा है हमें। चलो तो फायदा 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 तो देख लेते हैं। फायदा भी तो फायदा तो हम लोग के पास बहुत सारी चीजों का है। जब हम अपने साथियों से बात करते हैं तो बहुत सारे फायदे समझ में आते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है ना सिर्फ हम नहीं बताते उन्हें। जी, देखो व्यंजन तो हमारे भी साथियों ने लिखकर भेजा है, तो फायदा ही फायदा है ना। फेसबुक के माध्यम से 2 व्यंजन विधि आ गई हमारे पास। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी एक साथी कह रहे हैं कई दर्शनों में नारियल का पेड़ जीवन का प्रतीक है और जीवन वृक्ष से कहा जाता है, जैसे कि हमने कहा, उन्होंने भी कहा। और हमारे एक साथी बहुत अच्छी बात लिखकर भेज रहे हैं, गूढ़ बात है इसलिए एक अंतराल तो बनता है। अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, जिसका हमने गुड़ बात होने वाली है। क्या होने वाली है? गुड़ बात ये होने वाली है कि हमारे एक साथी लिख भेजते हैं कि प्यार नारियल की तरह है, जो ताजा होने तक बेहतर है और रस खत्म होने पर कड़वा हो जाता है। आपके जीवन का रस कभी कड़वा ना हो। विश्व नारियल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं इन्होंने दी है। शुभकामनाएं ले लेते हैं, रस कभी कड़वा ना हो ये भी ले लेते हैं। लेकिन ये बात तुम्हें हजम हो रही है? हमें तो नहीं लगता। जो नारियल में से रस निकल जाता है, यानी जो सूख जाता है, तो कड़वापन तो कभी भी नहीं आता नारियल में। वो महंगा हो जाता है और वो किस में आ जाता है पता है? ये तो फल में आ गया, वो फिर मेवे में आ जाता है, सूखे मेवे में, है ना। तो ये तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये ऐसा तो नहीं कि इनका इशारा ये भी है कि जब प्यार पुराना होता जाता है तो और उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसका संबंध और प्रगाढ़ होता जाता है, उसकी मिठास बढ़ती जाती है। देखने में भले ही लग रहा हो लोगों को कि हाँ ये सूख गया है, बेकार हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कोर में, जिसको कहते हैं ना कि रूह में, और मोहब्बत घनीभूत होती जाती है। बिल्कुल। लेकिन बड़ी प्यारी सी बात हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि हमारी भारतीय संस्कृति में इसे श्रीफल के नाम से पुकारा गया है और कहा जाता है कि इसमें 3 देवता का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए भारत में जब कहीं पूजा होती है तो श्रीफल का पूजन अवश्य किया जाता है। मांगलिक कार्यों में जैसे हमने कहा होता ही है, तो कोई मकान बने, कोई भी जो भी मांगलिक कार्य होता है उसमें श्रीफल की पूजा की जाती है। और ऐसा मान लिया जाता है कि इसकी पूजा हो गई, यानी कि सभी देवी देवताओं की पूजा हो गई, देवताओं की, और सब तरीके के फल इसमें आ गए। अब देखो, अब तो सूखा मेवा भी आ गया, तो हो गई ना बात, अच्छी बात हो गई, बढ़िया बढ़िया बात हो गई। तो अब बताइए आप ये कि हम आगे बढ़ें या हम... यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आगे क्या बढ़े। अमृता शेरगिल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने अपने नाम कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और हैरत की बात नेहा बिटिया ये है कि उन्होंने किसी भी कीर्तिमान के लिए अलग से कुछ भी नहीं किया, बस इनकी कला का जादू है जो इस शिखर पर उन्हें ले गया। 30 जनवरी 1913 को इनका जन्म हुआ
भारत की सबसे महंगी महिला चित्रकार मानी जाती हैं। उनकी कृतियों को कितना सराहा जाता है, इस बात का अंदाज़ा देखो ऐसे लगा सकती हो कि इनके जन्म के 105 साल बाद यानी 2018 में जब था, तो उनकी एक पेंटिंग को बताओ कितने में बेची गई होगी। तुम तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। शून्य जोड़ना पड़ेगा, कितना, 18 करोड़ 59 लाख रुपए में नीलाम किया गया था। 1934 में बनी ये पेंटिंग जो थी, इन्होंने अमृता शेरगिल ने 21 साल की उम्र में बनाई थी और इसका नाम है द लिटिल गर्ल्स इन ब्लू। वाह, तो ये तो बड़ी वाकई महंगी चित्रकार मानी जा सकती होंगी, हमें तो ऐसा लगता है बिल्कुल। अब और इतनी बातें हम जब इनके बारे में बता रहे हैं इस तरह की, तो कैसे पेंटिंग की दुनिया तक वो पहुंची ये भी जान ले। हाँ, बताओ। इनका जन्म हुआ था हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में और इनके पिता उमराव सिंह शेरगिल मजीठिया संस्कृत और फारसी के विद्वान थे और इनकी माता एंटोनी गोट्समैन हंगरी मूल की थी और एक ओपेरा सिंगर थी वो। तो इनका बचपन तो बुडापेस्ट में ही बीता। जब 8 साल की थी तभी से ये पियानो और वायलिन में अपना कमाल दिखाया करती थी और 1921 में जब इनका परिवार शिमला आ गया तो 9 साल की थी जब इन्होंने अपनी छोटी बहन इंदिरा शेरगिल के साथ मिलकर शिमला के गैरी थिएटर में संगीत का कार्यक्रम पेश करना शुरू कर दिया, नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। मात्र 9 साल की उम्र में, सोचो जरा। और एक और संगीत तो मन में घर कर ही रहा था, लेकिन उनकी मंजिल जैसे उन्हें बुला रही थी। ऐसा नहीं था कि वो वहां अटक गई। माँ शिमला में रहने वाले एक इतालवी मूर्तिकार से मिली तो उन्हें लगा कि उनकी बेटी को ये कला सीखना चाहिए और जब तक अमृता की माँ ये तय कर पाती तब तक तो वो मूर्तिकार वापस इटली जाने की तैयारी में हो गए। अब अमृता का रुझान देखकर उनकी माँ उन्हें इटली ले गई और उनका दाखिला वहाँ के एक आर्ट स्कूल में करवा दिया और अमृता ने वहाँ कुछ ज्ञान हासिल किया और फिर भारत लौट आई। बिल्कुल। और जब सिर्फ 16 साल की थी तो माँ के साथ चित्रकारी सीखने के लिए वो पेरिस चली गई। यहाँ भी उन्होंने कई विभिन्न यूरोपीय कलाकारों के सानिध्य में शिक्षा ली और उनकी पेंटिंग्स में भी यूरोपीय कला की झलक नजर आने लगी क्योंकि उन्होंने वहीं सब शिक्षा ली थी। और 1931 में जब उन्होंने 19 साल की उम्र थी उनकी और पहली महत्वपूर्ण कृति उन्होंने यंग गर्ल्स प्रस्तुत की तो उन्हें पेरिस के ग्रैंड सालों का एसोसिएट चुना गया। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है बुआ जी। पता चल रहा है, तुम्हारे कहने से ही पता चल रहा है, जिस वजन से तुमने बोला है ना। बिल्कुल। तो और ये सम्मान पाने वाली अमृता शेरगिल पहली एशियाई और सबसे कम उम्र की कलाकार बनी। बहुत बड़ी बात है। तो फिर जाहिर है पहली एशियाई तो यानी कि पहली भारतीय भी हो गई। और 20 साल की होते होते ये फिर वापस आने लगी और मतलब वापस आने की इनकी जब इच्छा हुई तो भारत की परंपरागत कला की खोज में ये लग गई और इस बीच उन्होंने विवाह किया, कुछ समय शिमला में रही। फिर 1936 में 22 साल की अमृता ने भारतीय कला की खोज के लिए बस अब खोज करना है तो यात्राएं आरंभ कर दी और जीवन पर्यंत ये यात्रा जारी रही। कला संपन्न देश में उन्हें कई प्रभावित करने वाली चित्रकारी नजर आई। उन्हें मुगल और पहाड़ी चित्रकारी से लेकर अजंता की गुफाओं की चित्रकारी ने भी बहुत गहरे तक छुआ। बिल्कुल। और 1937 की बात करें तो वो उस वक्त दक्षिण प्रवास में थी, दक्षिण भारत की प्रवास में थी और इस दौरान उन्होंने अपनी 3 कलाकृतियां पेश की। ब्राइड्स टॉयलेट, तो इसमें महिलाएं दुल्हन का श्रृंगार करती नजर आती हैं। ब्रह्मचारीज, इसमें कुछ गुरुकुल के शिष्यों को दर्शाया है। जबकि तीसरी पेंटिंग साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू द मार्केट में महिला पुरुषों को बाजार जाते हुए उन्होंने चित्रित किया है और तीनों ही पेंटिंग में अजंता के भित्ति चित्रों की झलक मिलती है। और इन कृतियों में से ब्रह्मचारीज जो है उसे उनकी बेहतरीन कृतियों में से एक माना जाता है। और इन्होंने ये बताया कि अब अमृता जो है उनकी कृतियों में भारतीय विषय और अभिव्यक्ति आ चुकी है। मतलब उन्होंने चुन लिया था क्योंकि जो तुमने बताया ना कि ब्राइड्स टॉयलेट जो है ना, जिसमें कि दुल्हन का श्रृंगार करती हुई जो होंगी ना, वो कितनी सुंदर होंगी। तो जब शादी ब्याह की बात हो रही है तो गीत सुनते हुए आगे बढ़े। रंग रंगीला मौसम लेके चला एक दुल्हन, शोख हसीना मुस्कुरा दी, शोख हसीना मुस्कुरा दी, आज खुदा की कसम। रंग रंगीला मौसम लेके चला एक दुल्हन,
शोख हसीना मुस्कुरा दी, शोख हसीना मुस्कुरा दी, आज खुदा की कसम, रंग रंगीला मौसम चली है पी के नगर, दिल पे लिए चाहत का असर, गोरी चली है पी के नगर, दिल पे लिए चाहत का असर, मांग भरेंगे चांद सितारे, होंगे सदके मस्त नजारे, कौन है इसका बलम, रंग रंगीला मौसम लेके चला एक दुल्हन, शोख हसीना मुस्कुरा दी, शोख हसीना मुस्कुरा दी, आज खुदा की कसम, रंग रंगीला मौसम मोती लुटाए ऊदी घटा, नगमे सुनाए ठंडी हवा, मोती लुटाए ऊदी घटा, नगमे सुनाए ठंडी हवा, मेरे संग मेरी मंजिल, मैं हूँ तूफान वो साहिल, गाए मेरे कदम, रंग रंगीला मौसम लेके चला एक दुल्हन, शोख हसीना मुस्कुरा दी, शोख हसीना मुस्कुरा दी, आज खुदा की कसम, रंग रंगीला मौसम तो बुआ जी देखिए कितनी अच्छी बात हमने की अमृता शेरगिल जी, जो किस तरह से आगे बढ़ती जा रही थी, पेंटिंग के अपनी कृतियां वो पेश कर रही थी लोगों के सामने। और 1938 में जब वो अपने पति के साथ गोरखपुर के सराया में जा बसी। अरे देखो देखो एक बात, एक मिनट देखो, हुआ क्या कि हमारे एक साथी ने बहुत बढ़िया बात लिखी है, वो थोड़ा सा यहाँ पर हम ले रहे हैं। बिल्कुल। कि इन्होंने लिखा है कि सारे विषय रोचक हैं, बेपरवाह की परवाह इस विषय में ने संशय में डाल दिया, दूसरों की फिक्र में अपने को उलझाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये कौन सा वाला है, मुस्कुराओ मत बताओ। ये दूसरों की फिक्र में खुद को उलझाना वाला भी हो सकता है। हाँ। और दूसरा वाला भी हो सकता है, उलझाना ही तो बेपरवाही तरीके से हम उलझा सकते हैं सबको। और कुछ लोग अपनी ही मतलब बेपरवाह होते हैं, यानी कि हर चीज को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन काम जिम्मेदारी से करते हैं। इसका मतलब नहीं कि वो लापरवाह होते हैं। तो जो बेपरवाह होते हैं वो लापरवाह हो ये जरूरी नहीं है। तो बहुत हर चीज की परवाह नहीं करते कि आपने हमें पूछा क्यों नहीं, ये सब भी चीजें होती हैं बेपरवाही। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं। अब आप देखिए कि कौन कौन सा आयाम हो सकता है। हम चलते हैं, जब तुमने बताया कि सराया में जा बसी, फिर क्या हुआ? बिल्कुल, और वहीं रहकर वो चित्रकारी करने लगी। और उस दौरान उनकी चित्रकारी में जो बदलाव आए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर और जामिनी रॉय के कार्यों के समकक्ष रखा जाता है, जो कि देश के लिए जाने माने हैं। अमृता ने महिला और ग्रामीण समाज के विभिन्न बारीकियों को चित्रित किया। सराया में रहते हुए उन्होंने अपनी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों का निर्माण किया, जिनमें विलेज सीन, इन द लेडीज इनक्लोजर और सिएस्टा में ग्रामीण रहन सहन बेहतरीन ढंग से नजर आता है। और इन कृतियों में उनकी बारीकियों को उजागर करने की मिनिएचर पद्धति की झलक भी मिलती है। हाँ, अब देखो विलेज सीन की बात आती है तो पहाड़ी स्कूल के प्रभाव उसमें दिखाई देते हैं। और तुम्हें जानकर ये भी हैरत होगी कि 2006 में दिल्ली में इस पेंटिंग की नीलामी की गई जी। तब ये फिर 6 करोड़ों में आ गया मामला, 6 करोड़ 90 लाख में बिकी। उस समय भारत में किसी पेंटिंग के लिए दी जाने वाली ये सबसे अधिक राशि थी। सालों बाद इतनी कीमत पर बिकने वाली पेंटिंग्स को उस दौर में वो प्यार हासिल नहीं हुआ जिसकी वो हकदार थी। अमृता अपनी पेंटिंग्स बेचने की कोशिश करती, लेकिन खरीदार कम मिला करते। कलाकार को कला उसका सम्मान दिला ही देती है। तो फिर भारत सरकार ने अमृता शेरगिल की कृतियों को राष्ट्रीय कला
कोष घोषित किया है। और यही नहीं बुआ जी, उनकी कला को भारतीय संस्कृति के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि उनकी पेंटिंग्स को जब भी भारत में कहीं बेचा जाता है तो भारत सरकार ये निर्धारित करती है कि वो पेंटिंग्स देश में ही रहे। उनके 10 से भी कम चित्र अब तक विश्व स्तर पर बेचे गए हैं। और साल 1941 में अमृता ने लाहौर में अपनी पहली बड़ी एकल प्रदर्शनी के लिए वो गई, लेकिन वहां वो गंभीर रूप से बीमार हो गई। 5 दिसंबर 1941 को मात्र 28 वर्ष की उम्र में ही अपनी अमर कलाकृतियों में खुद को छोड़ वो इस दुनिया से चली गई। मात्र 28 वर्ष में वो सशरीर लेकिन हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी कृतियां हमारे साथ हैं, वो अमर हैं। उस कृति के माध्यम से 20वीं सदी की इस कलाकार को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने 1976 से 1979 के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में स्थान दिया। 1978 में उनके चित्र हिल वुमन को दर्शाते हुए एक डाक टिकट जारी किया गया। यूनेस्को ने 2013 में अमृता शेरगिल की 100वीं जन्म जयंती को अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। कई कलाकारों ने अमृता शेरगिल के जीवन को अपनी रचनाओं में शामिल भी किया है। बुडापेस्ट में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम अमृता शेरगिल के नाम पर है, जहां भारतीय कलाकार आज भी उनसे प्रेरणा पाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना बुआ जी। देखिए, लेकिन एक ये सोचिए कि उम्र उनकी सिर्फ 28 वर्ष, लेकिन इन 28 वर्षों में उन्होंने इतना कुछ किया कि 100 साल से भी ज्यादा उम्र, मतलब उनके जाने के बाद भी उन्हें आज तक पूछा जाता है, और किस तरह से उनकी जो कृतियां हैं वो आज भी लोगों के द्वारा सराही जाती हैं। यानी कि आंकड़े काम नहीं करते, आपकी गुणवत्ता काम करती है। आपने किस तरह का काम किया है, कितने दिनों में किया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इतने कम दिन में, अच्छा काम देखे तो ऐसे लगता है कि कम से कम 100 वर्ष वो रही होंगी, है ना। और सीखने की ललक उनकी इस तरह की थी कि उन्होंने उनकी कृतियों में वो झलकती है। और इतनी सारी बातें सुनने के बाद बुआ जी ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन में क्या किया है। हमारे श्रोता भी कह रहे हैं कि अब गीत सुनवा दिया जाए, लेकिन हम तो एक अंतराल लेंगे। अच्छा चलो फिर लो। तो बुआ जी, सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सखी सहेली। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। देखिए, आपका ध्यान हमारी ओर नहीं था, इसलिए हमने जानबूझ के ये वाला पॉज लिया। तो हमारे बहुत सारे साथियों का भी यही हाल होगा। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि प्यारी बुआ हैं, नेहा बिटिया हैं साथ में, और नारियल की बात हो चुकी है, लेकिन इसके संग संग अब बात करनी है बेपरवाह की, परवाह की बात करनी है। लेकिन हम इतने बेपरवाह नहीं हो सकते बुआ जी, हमें गीत सुनवाना है। अच्छा हाँ ना, चलो चलो सुनाओ सुनाओ। मस्ती में जरा खो
बुआ जी बेपरवाह और परवाहपन सब उलझ चुके हैं और हमने कहा है कि बेपरवाह रहना चाहिए, तो सभी को लग रहा है कि परवाह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आखिर किसकी बात होगी? बेपरवाह शब्द का अर्थ समय, स्थिति या व्यक्ति विशेष पर या किसी कार्य जानबूझकर ध्यान न देना है, अनदेखी करना कहा जाएगा। बड़ी बेपरवाह हो गई है जिंदगी आजकल, इधर तो कभी उधर निकल पड़ती है, इधर तो कभी उधर निकल पड़ती है। आवारगी में इस कदर गुम हुई है, अपनी राह मंजिल को भूल पड़ती है। ये हमारे साथी ने लेकर भेजा है, तो वैसे चौक कर मत देखना। तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिख भेजी है इस तरह से। हमारे एक और साथी कहते हैं कि खुद की परवाह आत्मभोग नहीं है, खुद की परवाह जीने का एक तरीका है। तो यानी खुद की परवाह करनी चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन ऐसा अक्सर होता है बुआ जी कि हमें अपने जीवन में बेपरवाह रहना चाहिए। ऐसा हम कहते हैं कि हर चीजों की परवाह कर रहे हैं, हर चीजों के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा ना करके हम बेपरवाही से अपना जीवन जी सकते हैं। यानी कि बहुत छोटी छोटी चीजों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। या अभी हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि कुछ चीजें समय के हिसाब से छोड़ देनी चाहिए जी। वहीं उन्होंने ये भी लिखा है कि वो हमें इल्जाम लापरवाह दे गए। अब ये इल्जाम भी हो जाता है भाई। हम उनकी मोहब्बत में जरा बेपरवाह क्या हो गए, वो हमें इल्जाम लापरवाह दे गए। तोड़ना दिल एक रवायत आज है इंसान की, तोड़ना दिल एक रवायत आज है इंसान की, कौन करता है यहाँ परवाह दिल नादान की। तोड़ना दिल एक रवायत आज इंसान की। वाह, तो बड़ी अच्छी अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बेपरवाही हमारे श्रोताओं ने झेली हुई है और बहुत बेपरवाह भी हमारे श्रोता रह चुके हैं। हाँ, तो अनुभव काफी है। हाँ, तो लेकिन ऐसा बेपरवाह रहना काफी मुश्किल काम है अपने आप में कि बेपरवाह आप कैसे रह सकते हैं। हाँ, तो वाकई कोई बेपरवाह होता है या नहीं होता है, ये तो एक गहन शोध का विषय है। क्योंकि लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आसपास की जो व्यक्ति बेपरवाह होता है, हाँ। जिसे वाकई जो उतना ध्यान नहीं देता किसी चीजों पे, कि छोटी सी चीज, किसी ने चाय पूछी नहीं पूछी वो जाके खुद पी लेंगे, हाँ। या किसी ने हमारी पसंद का कुछ क्यों नहीं बना, इस तरह की छोटी छोटी चीजों पर वो ध्यान नहीं देते हुए आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं। क्योंकि ये चीजें सोचकर भी बहुत कुछ परेशानी दे जाती है। यही तो हम कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना, वहां पर बेपरवाही चलेगी। कि ये ना सोचे कि हम आए तो वो खड़े क्यों नहीं हुए, या हमारी फला बात पर उन्होंने मुस्कुरा कैसे दिया, उन्हें शांत रहना चाहिए था। तो इन सब चीजों को पर आप बेपरवाह रहें तो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, जहाँ जरूरत की चीज है वहां पर आपको परवाह करनी ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार लापरवाही का नाम इसे दिया जाता है जब किसी को परेशानी होती है। अब दिक्कत यह है कि परेशानी किस बात से हो रही है आपको जी। लेकिन बुआ जी, बेपरवाही और लापरवाही में बहुत अंतर है। जैसे? और इस अंतर के बारे में ये तो हमें पता चल रहा है, वो ब से शुरू हो रहा है, वो ल से शुरू हो रहा है। हाँ, वो वाला तो है ही, और उसके अलावा भी दूसरा भी है। ये तो एक पॉइंट हो गया उसका, लेकिन आगे के 2-3 पॉइंट्स और भी हैं हमारे पास। बताओ। तो उसमें जैसे बेपरवाही में हम बेवजह की बातों की परवाह नहीं करते। लेकिन जो जरूरी बातें होती हैं, जैसे कहीं हमें जाना है, तो हम ऐसे बेपरवाह होकर नहीं बैठे रह सकते। मतलब हमें वहां में लग सकता है कि बेपरवाह है, लेकिन समय आएगा तो जो समय होगा वो बिल्कुल उसी एक्यूरेट समय पर, बिल्कुल विविध भारती के समय के हिसाब से पहुंच जाएंगे, है ना? बिल्कुल। तो ऐसा हो सकता है बेपरवाह व्यक्ति के साथ, लेकिन लापरवाह जो व्यक्ति होगा उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि वो लापरवाह है, उसे किसी भी बात का ध्यान नहीं है। वो किसी भी बात का ध्यान न रखते हुए अपनी रॉ में जीते हैं। अगर उनका मन किया तो वो 3 बजे आएंगे, अगर मन नहीं किया तो वो 3:30 बजे भी आ सकते हैं, 4 बजे भी आ सकते हैं, अगले दिन 3 बजे भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो ये लापरवाही में आता है। और बेपरवाही में तो ऐसा होता है कि चलिए कोई बात नहीं। बेपरवाही में बस वही जैसे हमने बताया कि उसके लिए एक सीमा तक जितनी जरूरत है बस उतना ही तनाव लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते। अब कहने के लिए तो कहा जा सकता है कि हर चीज को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन किस सीमा तक लेना है ये आपको निर्धारित करना ही होगा। किस सीमा के बाद आप बेपरवाह हो सकते हैं। जैसे कि इस मामले में ये कहा जा सकता है नेहा बिटिया कि परवाह करनी चाहिए समय की, हो सब चीज की, लेकिन अगर आपकी सीमा के हाथ के बाहर कुछ है, सीमा से निकल चुका है, तब आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। तब बहुत ज्यादा परवाह ना करें, या बात तक उस बात को कहते हैं ना कि पानी पर पीटते रहना उसको बाद में जी। तो मतलब ऐसा ना करें, पीछे ना पड़े। जैसे अब ये हो गया कि अब आपको लग रहा है कि अब बहुत देर हो गई, ट्रेन आपकी छूट जानी है, तो ठीक है, छूट गई। मतलब पहले से आप उसके लिए ना तैयार रहें, लेकिन अगर छूटनी ही है तो आप मान लें कि ट्रेन ही तो छूटेगी, उससे ज्यादा क्या होगा। ऐसे ही बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, चलो ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ समय रहते कर्म अपना पूरा करें, परवाह के साथ करें, गंभीरता से करें, ध्यान से करें। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, और बाकी खास तौर से दूसरों जो उम्मीद हम करते हैं कि वो हमारी परवाह करे,
उस बारे में आप जरूर बेपरवाह रहिए, ये तो हम जरूर कहेंगे, क्योंकि दूसरे क्या करेंगे वो तो हमें पता नहीं, वो हमारे हाथ में भी नहीं है, लेकिन हम उसी के बारे में तो सोचते हैं। हाँ, वही तो परवाह सबसे ज्यादा कि ये हमारी परवाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे ही बेपरवाह और लापरवाही में ये फर्क होता है कि बेपरवाह जब व्यक्ति होता है तो उसके आसपास के लोग उसकी चिंता कर सकते हैं, उसकी परवाह कर सकते हैं, लेकिन जो लापरवाह होता है वो लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है, तो उसकी चिंता नहीं की जाती है, उससे चिंताएं बढ़ सकती हैं। लोग सतर्क रहते हैं और आसपास के लोगों की वो खुद जिम्मेदारी बन जाते हैं, कभी कभी ये भी होता है। तो हालांकि ये बात अलग है नेहा बिटिया कि अक्सर ऐसा भी होता है, जो तुम लापरवाह की बात कर रही हो, उसमें परिवार के लोग, मित्र अक्सर या पूरी उम्र भर उसको कह सकते हैं, ताउम्र उसको संभालते रहते हैं और उसकी कोई भी नुकसान नहीं होने देते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप सही हैं, लापरवाह हैं तो भी आप सही हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपका नुकसान हो तभी आप सोचे कि हमें ये आदत छोड़नी है। समय रहते अपनी इस आदत को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो दूसरों से उम्मीद करने वाली बात है उसके लिए ज़रूर आप थोड़ा सा लापरवाह रहें, उसको छोड़ दें। और लापरवाही में कहीं अगर चावल वाल ज़्यादा बन जाए, भात बन जाए ज़्यादा, तो उसका क्या क्या उपयोग करें, और सीधे सीधे जो चावल है उसका क्या क्या बन सकता है, पके हुए चावल का क्या बन सकता है, यानी भात का क्या बन सकता है, ये व्यंजन। और इतने सारे जो नारियल टूट गए हैं उनको चावल के साथ मिला के क्या कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें तो करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि परवाह करनी चाहिए और गीत समय समय पर सुनवाते रहना चाहिए। तो सुनवा देते हैं जी। तो बुआ जी अब हम पहुंच चुके हैं चावल के आसपास, क्योंकि हमें बनानी है चावल की रेसिपी। नहीं एक संदेश है 2 लाइन का बेपरवाही पर। जी बताइए। बिल्कुल भी उसे बोलो ना वो बेपरवाह ही रहे,
हम बिना दस्तक के आए थे, बिना आहट के चले जाएंगे। वाह, ये तो बहुत ही गंभीर, वाकई गंभीर है ये, उस तरह से नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने लिख भेजी है जी। भेजी है आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पंक्ति तो आपने लिखकर भेजी है, लेकिन जो पत्तल है वो हम सजा देते हैं चावल के व्यंजन से। बिल्कुल। और चावल का जो व्यंजन है वो हमारे साथियों ने भी बहुत सारे लिखकर भेजे हैं। केसरिया चावल लिखकर भेजा है, लेकिन ये जो इन्होंने लिखकर भेजा है ये हम पहले बता दें। नेहा बिटिया बताइए। चावल के व्यंजन बनाए जाते हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ को के बारे में बताया कि इसे धान का कटोरा कहा जाता है जी। क्योंकि चावल की खेती अधिक होती है और लोग चावल खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। बोरेबाशी ये प्रमुख भोजन है छत्तीसगढ़ का। जो पके हुए चावल जिसे भात कहते हैं को रात में पानी में डुबो दिया जाता है। सुबह नाश्ते के समय भात का पानी बदलकर नमक मिलाकर आम का अचार या मिर्च, लहसुन, टमाटर की चटनी, छोटी प्याज जिसे गोंदली कहते हैं फोड़कर साथ में खाया जाता है। गर्मी में शरीर को ठंडा रखता है ये भोजन। इसके अलावा चावल का चिल्ला, चावल की पूरी को छत्तीसगढ़ में पता है चौसेला कहते हैं। अब इन्होंने खीर, पुलाव, बिरयानी ये सब बताया ही है, सब जानते ही हैं, है ना। नारियल की चटनी, चावल की बर्फी, खिचड़ी, पापड़, सेव, मुरक्कू, चकली, पीठा और अपनी पसंद इन्होंने बताई भाई ने तो ढोकला, इडली, डोसा पसंद है, उत्तम पसंद है और उत्तपम पसंद है, फरा, पिठोरा और ये भी छत्तीसगढ़ की डिश है पिठोरा। चावल के आटे से और भी चीजें बनती है, तो जैसे चाइनीज डिशेस भी कहते हैं वो भी बनाते हैं। तो नूडल्स वगैरह भी चाइनीज डिशेस बना ली चावल से। वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने तो कुछ रेसिपी नहीं भेजी, इतने सब लिखने के बावजूद कुछ रेसिपी नहीं दिया। चावल बताया ना, वो बस कितना बढ़िया तो है, सबसे आसान है। बचा हुआ जो भात है आप पानी में रखिए, सुबह उसका पानी बदल लीजिए, उसको चटनी से खाइए, ये बताया है। हमने चुपके चुपके खाया है बुआ जी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तभी तो तुम्हें लगा कि कोई व्यंजन ही नहीं है। बताइए। बस बेस्ट व्यंजन है, इतना आसान है, पूछो मत। और लेकिन इतने नारियल फूट गए हैं और चावल की रेसिपी में बताने वाले नारियल, तो हमें नारियल वाली रेसिपी बतानी है। दरअसल नारियल और चावल के आटे से तो मोदक भी बनता है, जो महाराष्ट्र का में प्रमुख रूप से बनाया जाता है इस समय खास। हाँ, तो मोदक की रेसिपी तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही बताई गई है ताकि पहले बन जाए। और हम बताने वाले हैं नीर डोसा की रेसिपी। चलो बताओ। तो इसके लिए हमें चाहिए कच्चा चावल, जो कि 1 कप अगर हम कच्चा चावल ले रहे हैं तो 1 कप ही हमें नारियल चाहिए होगा। अच्छा। जो कि हम कीस के उसे लेते हैं या बाद में पीस लेते हैं। और साथ में 1 कटोरी हम रात का बचा हुआ पक्का चावल भी इसमें मिलाते हैं। साथ में नमक मिलाते हैं और तेल तो चाहिए होगा क्योंकि डोसा बना रहे हैं। तो कच्चे चावल को पहले हम भिगा देते हैं काफी देर के लिए, 2-3 घंटे। और उसके बाद कच्चा चावल, नारियल और पका चावल सब एक साथ मिक्सी में डालिए और एक साथ आप पीस दीजिए। अच्छा। जब पीस जाए तो ये बर्तन में निकाल लीजिए इसे और उसके बाद थोड़ा नमक मिला दीजिए। फिर जब धीमी आंच पे आप तवा रखिए और उसमें तिल का तेल लगाइए या आपकी पसंद का अनुसार कोई भी तेल लगा सकते हैं। जैसे ही तवा गर्म होता है तो उसमें एक ये चम्मच से डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा डोसे के आकार में बना दीजिए। तो जब डोसा बनेगा तो ये प्लेट पे निकले और जैसे में बनता है तो आप उसको प्लेट में निकाल लीजिए। ऐसे खा सकते हैं। बहुत जल्दी पक जाता है ना। ये बहुत जल्दी पक जाता है और ये सफेद ही रहता है, दूसरे डोसे की तरह उसका रंग नहीं बदलता। क्योंकि ये नारियल और चावल से बनता है, ये सफेद ही रहता है और मुलायम बहुत होता है क्योंकि इसमें नारियल उसी मात्रा में मिलाया जाता है जितना चावल। तो ये बहुत ही मुलायम होता है और मिठास भी रहती है और बड़ा अच्छा लगता है। किसी को अगर चबाने में तकलीफ होती है कई बार तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा लगता है और ऐसे भी छूने में भी बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ऐसे छूते रहे। हाँ, बहुत मुलायम लगता है, बहुत ही सॉफ्ट सा बनता है, स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है। और बचे हुए चावल की जो है व्यंजन विधि हमारे साथी ने लिखकर भेजी है कि 2 कटोरी बचे व पके हुए चावल या जिसे भात कहते हैं, जो भी पसंद हो, बारीक कटी हुई सब्जियां ले सकते हैं आप। उसमें गाजर है, प्याज, शिमला मिर्च, मटर थोड़ी क्रश की हुई, स्वाद के हिसाब से नमक, अदरक मिर्च का पेस्ट, बारीक कटी हुई धनिया, हरी धनिया और 2 बड़े चम्मच सूजी लेना होगा। बचे हुए चावल को मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लीजिए और इसमें सूजी डालकर कुछ देर तक रख दें। घोल बना लें इसका, है ना। तो और थोड़ी देर रख देंगे तो सूजी फूल जाएगी। 10 मिनट बाद सारी सब्जियां जो हैं आपने घिस करके डाली थी वो सब डाल दें। नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हरी धनिया मिक्स कर लें और आवश्यकता अनुसार पानी डालकर गोल इडली मतलब बना लें जैसे, ठीक है। और अप्पे के सांचे को गर्म करके कुछ बूंदे तेल की लगाकर उसमें ये गोले डाल लें और धीमी आंच पर कुरकुरे होने तक उलट पलट के सेक लें दोनों तरफ से। अब इसे हरी चटनी या इडली की चटनी के साथ आप खा सकते हैं या गरम गरम अप्पे तैयार हैं।
बचे हुए भात। कितनी अच्छी है। बचे हुए चावल की रेसिपी तो बता ही रही हैं, और चावल से भी कितने तरह के पुलाव बनते हैं, अलग अलग तरह के। तो हम ये सारे पुलाव जैसे अलग अलग सब्जियां डाल के एक ही विधि से सब्जियां बदल बदल के हम अलग अलग तरह के पुलाव बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि तुम सरल सरल चीजें बताती हो, तुमको मेहनत नहीं करनी है। ये बस ये जो भागम भाग वाला है ना, वो तो ठीक है, थोड़ी तैयारी कर लो, पहले गीत सुनते हैं, उसके बाद तब तक आप तैयारी अभी जो हम जो रेसिपी बताएंगे उसमें बहुत मेहनत है बुआ जी। हाँ, तब तक गीत सुनो, तैयारी करती रहना तुम। तेरे बिजली की चमक, जुल्फों में घटा लहराती है, चल थम के जरा, चल थम के जरा, शोला बदन मेरी जान निकलती जाती है, चल थम के जरा। हर जलवा तेरा है कातिल, हर एक अदा दिल लूटे, हर जलवा तेरा है कातिल, हर एक अदा दिल लूटे, है चाल में तेजी जैसे एक तीर कमान से छूटे, जब चलती हो तुम, जब चलती हो तुम, कहते हैं सभी हट जाओ कयामत आती है, मुखड़े पे तेरे बिजली की चमक, जुल्फों में घटा लहराती है, चल थम के जरा। इसको इतना न संभालो, दिल चीज है खोने वाली, इसको इतना न संभालो, आँखों में बसा लूंगा मैं ये दिल जो मुझे दे डालो, नादान हो तुम, नादान हो तुम, नादानों से हर चीज कहीं खो जाती है, मुखड़े पे तेरे बिजली की चमक, जुल्फों में घटा लहराती है, चल थम के जरा, शोला बदन मेरी जान निकलती जाती है, चल थम के जरा। थम थम के हमने इतनी तैयारियां की हैं बुआ जी। हम बनाने वाले हैं सोया बिरयानी। हैं? हाँ हाँ, चलो बताओ बताओ इसकी व्यंजन विधि जरा सा। तो बिल्कुल, देखिए सोया की बड़ी जो आती है, उसे हम पहले पानी में भिगा देते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद उसको हमें करना है मैरिनेट। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए दही और हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट हम उसमें डालते हैं। साथ ही हम इसमें धनिया, जो साबुत धनिया होता है, मतलब खड़ा धनिया कि हरा धनिया? खड़ा धनिया। अच्छा, खड़ा धनिया, काली मिर्च, इस तरह से हम 2-3 मसाले जो कि हमें याद रहते हैं, यानी गरम मसाले। नहीं पता। नहीं हमें पता है। देखिए, खड़ा धनिया, काली मिर्च हम मिलाते हैं, और जो खड़ा धनिया लकड़ी वाले दालचीनी हम नहीं मिलाते ज्यादा, क्योंकि हमारे घर में तो खाते नहीं, आप जानती हैं। हाँ, तो इसलिए जी दालचीनी वगैरह हम बाद में डाल के बना सकते हैं, उसको तेल में डाल के निकाल सकते हैं। मैरिनेट करना है तो इसके लिए फिर से बताओ। बड़ियां जो है पहले उनको पानी में भिगो लिया जी, और उसको पानी निचोड़ के हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। उसके ऊपर आप दही डालिए, जैसे कि बड़ी आपकी
1 कटोरी या 2 1.5 कटोरी जैसी है, जितनी आपको ज्यादा चाहिए, अगर तो ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डाल सकते हैं। हाँ, मतलब तो, जिसमें लिपट जाए अच्छे से, तो उसमें आप दही डालिए 1 कटोरी की जैसी। और दही ऐसा होना चाहिए जिसमें कि पानी न हो, उसका बहुत अच्छे से पानी निकाल दे। बल्कि अगर हो सके आपकी तैयारी पहले से, तो उसको कपड़े में भिगो के कपड़े में बांध के लटका दे, ताकि पानी उसका सब निकल जाए। बिल्कुल। तो इस तरह से, इसीलिए हम आपके साथ ही रेसिपी बताते हैं। हमें पता है आधी बात हमें मालूम है, वो हंग काम वाला जो है ना, हंग दही उसको बोलते हैं, वो हमें ही करना पड़ेगा। हम वो दौड़ के आपसे जब पूछने आते हैं कि ये कर दिए कि नहीं, वो कर दिए कि नहीं, चुके रहते हैं जी। तो वैसे ही हम यहाँ भी हमारे सभी साथी समझते हैं कि किस तरह से हम खाना बनाते हैं घर में। और उस तरह से हम जब दही में इसको मैरिनेट कर रहे हैं, तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च डाल सकते हैं साथ में। और मसाले के तौर पे हम धनिया पाउडर डालने की बजाय जो खड़ा धनिया अगर हम डालते हैं तो उससे अच्छी खुशबू आती है। अच्छा। तो खड़ा धनिया, सौंफ, देखिए मैं याद आ चुका है, खड़ा धनिया, सौंफ और जीरा साथ में आप एक साथ सेक लें और उसको थोड़ा सा दरदरा पीस के इसके ऊपर डाल दें। तो और उसके बाद में जब ये थोड़ी देर तक मैरिनेट होने के लिए इसे रख दीजिए। तब तक आप अगर चाहें तो इसमें सब्जी डाल सकते हैं, पर हम बिना सब्जी वाला बता रहे हैं फिलहाल। तो इसके लिए आप प्याज काट लीजिए लंबे लंबे, क्योंकि बिरयानी में जिस तरह से लंबे प्याज पड़ते हैं वैसे। और उसके बाद आप अपना 1 कटोरी जैसा चावल, जो बड़ा चावल अगर आता है बड़े दाने वाला, वो रहे तो बहुत अच्छी बात है। जितना आप घर में बनाते हैं चावल या सामान्य बिरयानी बनाते हैं पुलाव, उतना चाहिए बस जी। या अगर आप चाहें तो दूसरे छोटे छोटे चावल जो भी आप रोज यूज करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो उन्हें धोकर रख लीजिए। अब एक कुकर में थोड़ा घी डालिए। घी में आप खड़े मसाले डाल सकते हैं, जैसे कि दालचीनी डाल सकते हैं, तेजपत्ता डाल सकते हैं, काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। और अगर नहीं खाते हैं आपके घर में, वो बिरयानी के बीच में आएगा, अच्छा नहीं लगता, तो आप तेल में डाल के थोड़ी देर बाद उसे वहीं से निकाल लीजिए। तो खुशबू तो आ जाएगी। और उसके बाद आप उसमें प्याज डाल के उसे अच्छी तरह से भूंजिए, पूरा लाल होते तक उसको भूनिए। और उसके बाद जो मैरिनेट जो हमारे पास सोया बड़ी है, उन्हें जमा दीजिए उसके ऊपर, एक लेयर की तरह, एक परत की जैसा उसे जमा दीजिए। और जो चावल आपने धोया है वो भी ऊपर में परत की तरह ही जमा दीजिए आप। और उसमें जो पानी, जैसे चावल में अक्सर डबल पानी डाला जाता है, लेकिन अलग अलग चावलों का पानी का अंदाज अलग होता है, जो अपने घर में आप इस्तेमाल करते हैं उसे थोड़ा सा कम डालिए। जो रोजाना बनाते हैं उसे हल्का सा कम डालिए। जैसे अगर कम डालेंगे तो अच्छा रहेगा, तो अच्छा बनेगा जी। तो इस तरह से जब पानी डालना है तो पानी जो कुकर में अगर आप बना रहे हैं तो साइड में डालिए, कोने कोने से धीरे धीरे पानी डालिए, ताकि वो जो परत हमने बनाई है वो हिले ना। और इस तरह से डालें। नमक डालना तो हम भूल गए थे, तो नमक भी डाल दें। और इस तरह से एक जब मैरिनेट कर रहे हैं तब नमक डालना है, या सिर्फ चावल जब डाल रहे हैं तब डालना है? जी, नमक मैरिनेट के टाइम भी डालना है, और चावल में आप अलग से डाल सकते हैं, क्योंकि वो इधर उधर हो जाता है। और उसके बाद ये सारी चीजें जब हो जाएं, एक सीटी लगा दीजिए। एक सीटी बजती है, एक बंद कर दीजिए, गैस पर रख दीजिए, सीटी लग जाएगी, सीटी लग जाएगी और भाप बढ़ जाएगा। और उसके बाद आप बंद कर दीजिए, और जब इसे खाएंगे, चलाएंगे, तो बिल्कुल बिरयानी जैसे दिखता ही है। बिरयानी जैसा ही होगा, बिल्कुल बिरयानी तो है ही। बिल्कुल। और उसके ऊपर से आप हरा धनिया डाल देंगे, प्याज भी डाल सकते हैं, और तल के प्याज डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हाँ, तल के आप अलग से रख लेंगी तो अच्छा लगेगा। उसके ऊपर भी रख सकते हैं सुनहरे रंग का प्याज जो होता है, वो डाल सकते हैं। देखिए बुआ जी, इतनी तैयारी करके हम जब बिरयानी बनाए तो समय हो चला है। कह रहे हैं वो एक सीटी लग जाए तो आप खा लीजिए। तो फिर चलो, तो चलते हैं। सभी को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।